नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में इस समय इस बात की सुनवाई चल रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, और दूसरा उनके सामने सवाल है कि क्या राज्य, जो स्टेट्स हैं, जो प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में अपनी तरफ से कोई परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं, और जो इसका कानूनी पक्ष है और संवैधानिक पक्ष है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल हॉलोवे लंदन के पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार, जो वहां पर क्रिमिनोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते भी हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद। तो आप हमें एक जर्नी पर ले जाइए कि ये पूरा विवाद क्या है और इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या इश्यूज हैं, हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं अरविंद जी। जी दिलीप जी, ये एक मेन विवाद यह है कि जो भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण शिक्षा संस्थानों में है, सरकारी नौकरियों में है, और जो है संसद और विधानसभाओं में है, इसके अलावा पंचायतों में है। पिछले काफी दिनों से एक कोशिश चल रही थी कि एक डिबेट चला कि अनुसूचित जाति में तमाम ऐसी जातियां हैं जो कि जिनको की आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन सभी आरक्षण का। सो एक डिमांड चली कि क्या जो है उस आरक्षण को दो भागों में विभाजित कर किया जा सकता है, क्या कि अनुसूचित जाति की एक सूची ए बना दिया जाए, एक सूची बी बना दिया जाए। इसको लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, और वो केस जो है उस समय चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन थे। उन्होंने वो चिनैया नाम से जजमेंट था, चिनैया जो है उन्होंने उसको चैलेंज किया होगा। आंध्र प्रदेश से वो केस इमर्ज हुआ था, और यहां आने के बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक संविधान सभा की संविधानिक बेंच बैठी, जिसको उस समय भारत के चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन हियर कर रहे थे, और उन्होंने उसको पाया कि यह जो है अनुसूचित जाति के अंदर दो कैटेगरी नहीं बनाया जा सकता है। पहला चीज तो ये उस जजमेंट में ये तय कर दिया गया था। दूसरी चीज ये है कि बहुत लंबे समय से राज्य सरकार अनुसूचित जाति की लिस्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी। सो जो कि इलीगल था। केंद्र सरकार बार बार कह देती थी कि हाँ ये गलत है, और वो कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो जा रहा था। तो पंजाब सरकार ने अभी पिछले कुछ सालों में, अकाली दल की जब वहां सरकार थी, तो उसने अनुसूचित जाति में एक बार फिर से दो समुदायों को विभाजित करने की कोशिश किया, जिसमें वाल्मीकि और मजहबी को अलग करने की कोशिश किया। और जब वो उसने अलग करने की कोशिश किया तो दोबारा से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको चैलेंज कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, खारिज कर दिया। सो पंजाब सरकार उसको मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट लेके आई, और पंजाब सरकार ने कहा कि जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको खारिज चिनैया जजमेंट को के आधार पे किया था। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हम एक बार फिर से चिनैया जजमेंट को, जो 5 सदस्यीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसको री एग्जामिन करना चाहते हैं, री एग्जामिन करना चाहिए कि क्या वो सही तरीके से डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे में ये मामला लटका रहा, और अभी पिछले 10-12 दिन पहले जो है इस पर अचानक से अनाउंस होता है कि एक 7 जजों की बेंच बैठेगी और चिनैया जजमेंट को री एग्जामिन करेगी। और जब वो जजमेंट री एग्जामिन किया जाना शुरू हुआ, तो उसमें, जैसा बहुत बार मैंने इस बात को रेखांकित किया है, कि जो है ये सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि इसको लेकर प्रिपेयर करने के लिए अनुसूचित जाति वगैरह के लोग बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे। खैर, थोड़ा सा हंगामा हुआ तो कुछ वकील वगैरह गए, और इसमें भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए, और उन्होंने कहा कि
हम जो है ये मानते हैं कि अनुसूचित जाति की लिस्ट में किसी को शामिल करने और का अधिकार राष्ट्रपति को है और किसी को बाहर करने का अधिकार संसद को है। राज्य सरकारों को और या राज्य की विधानसभाओं को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 341 में ये बात लिखी हुई है कि अनुसूचित जाति की लिस्ट कैसे बनेगी। आपके सामने ये होगा 341 जो है, यस 341 जो है, ये कहता है कि द प्रेसिडेंट में विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट or union territory and whereas it is after consultation with government by public notification specify the caste, race or tribe or part or group within caste, race or tribe which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled caste in relation to that state or union territory or case may be। ये जो है 341 ए है भारत के संविधान का आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में वहां की सरकार और उनके गवर्नर के से कंसल्ट करते हुए नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कंसल्ट करके पब्लिक नोटिफिकेशन से ये जारी करेंगे कि कौन सी जातियां या जातियों का समुदाय जो है शेड्यूल कास्ट है। इसी आर्टिकल में 341(2) जो है वो ये बताता है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति से बाहर करने के लिए केवल संसद को ही ये पावर है। वो पावर राज्य की सरकारों को, राज्य की विधानसभाओं को नहीं है। ये एक मोटा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटल्ड पोजीशन है, पिछले 70 सालों की ये पोजीशन है। नाउ अब पंजाब सरकार वगैरह ने ये कहना शुरू किया कि ये पोजीशन, ये कहना कि अनुसूचित जाति को में विभाजन नहीं हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में राज्यों को अधिकार दिया गया है। अगर आप 16(4) दिखा सकें, अनुच्छेद 16(4), यस, अनुच्छेद 16(4) में इस 16 अनुच्छेद का जो सब पोर्शन 4 है उसमें कहा गया है कि राज्यों के पास ये अधिकार है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दी सर्विसेज अंडर दी स्टेट। सो इसमें मीन्स राज्य सरकारों का कहना है, पंजाब सरकार और तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, ये सारी राज्य सरकारें इसमें पार्टी हुई हैं। इनका कहना है कि इसमें जो प्रोविजन है कि इसमें जो कहा गया है कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है कि अगर जो है उनको लगता है कि कोई भी समुदाय नागरिकों का जो कि पिछड़ा हुआ है, कोई भी मीन्स पिछड़े वर्ग का नागरिकों का समुदाय, अगर वो राज्य के ओपिनियन में वो सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसके लिए वो स्पेशल प्रोविजन, रिजर्वेशन का प्रोविजन बना सकते हैं। ये उनका आर्गुमेंट है। अब ये आर्टिकल 16 है, 16(4), यस, 16 का this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in the favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। okay, yes। सो इनका कहना है कि अनुसूचित जाति में कुछ जो है जातियां बैकवर्ड, पिछड़ी रह गई हैं, तो इस वजह से इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए या इस अनुच्छेद के उपयोग करके जो है उनको राज्यों में नौकरी दी गई है, नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, और इसका उपयोग करते हुए हम कुछ जातियों को उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है ये गवर्नमेंट की अलग अलग राज्यों की पोजीशन है, जो उनका कहना है कि
अगर जो है अनुसूचित जाति की सूची में शामिल जातियां कुछ कुछ पिछड़ी रह गई हैं, नौकरियों में एडिक्वेटली नहीं रिप्रेजेंटेड हैं, तो राज्यों का कहना है कि अनुच्छेद 16(4) के तहत हमारे पास पावर है कि हम उसको डिवाइड कर सकें। ये उनका जो है असर्शन है। राइट। जबकि अगर आप भारत के संविधान का 341 का 41(2) को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि अनुसूचित जाति में किसी जाति को बाहर या अंदर करने का पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, वो किसी अन्य के पास नहीं है। यही जो है मूल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल को लेकर राज्य सरकारों ने दलील देना शुरू किया। सो इसमें जो है केंद्र सरकार ने इस चीज को तो डिफेंड किया कि राज्यों के पास वो पावर नहीं है कि अनुसूचित जातियों को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, किस तरह शामिल किया जाए, लेकिन तो उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि डिवीजन किया जा सकता है, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो उसको डिवाइड कर सकती है। ये एक इशू रहा। और दूसरा इशू ये आया कि इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत ही अलग अलग जातियों को आरक्षण जो है दिया गया है, बैकवर्ड कास्ट को, शेड्यूल कास्ट को और जनजातियों को। उन्होंने कहा कि ये तीनों जो है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट मींस बैकवर्ड कास्ट, और जो ये टर्म है एनी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ऑफ सिटीजन्स, वो अनुच्छेद 16(4) के तहत ही वो बैकवर्ड जो है वो एक तरीके की बैकवर्ड कास्ट है। ये एक आर्गुमेंट दिया गया है जो कि जेनरिक तौर पे देखने पर ये थोड़ा सा स्लाइटली मींस आम लोगों को ये समझ में आ सकता है, लेकिन तो ऐसा है नहीं। दरअसल अनुसूचित जाति जो है वो जो बैकवर्ड कास्ट है मींस अनुसूचित जाति की जो सूची है वो इस आधार पे बनी हुई है कि वो अनटचेबिलिटी के क्राइटेरिया के आधार पे सबसे पहले बनी हुई थी। उसमें बैकवर्डनेस, एजुकेशन और सामाजिक पिछड़ापन को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था उस सूची को बनाने के लिए जब वो बनी हुई थी। हाँ, ये 1935 की लिस्ट है ना? यस। अनुसूचित जाति की लिस्ट 1936 में पहली बार जारी हुई थी, और उसमें 9 क्राइटेरिया जो है वो सारे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हैं, कोई भी एजुकेशनल या सामाजिक पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ नहीं है, पिछड़ापन से जुड़ा हुआ कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और ये संविधान लागू होने से बहुत पहले से सेटल्ड है, बहुत पहले से सेटल्ड था ये इशू। इसके अलावा एक और भी बात है कि इसको तो फिर लेकिन आर्टिकल 335 जो आपके सामने है ये भी तो बता रहा है कि बैकवर्डनेस क्राइटेरिया तो है ही नहीं। मतलब ये मैं अगर आपको दिखाऊं, आप प्लीज इसको भी एक्सप्लेन करें। ये आर्टिकल 335 है। यस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर हम जो है भारत के संविधान में जो टर्म्स हैं उसकी डेफिनीशन भी बताई गई है। वो भारत का संविधान का अनुच्छेद 366 है, उसमें जो है किस आर्टिकल में क्या अगर बैकवर्ड कास्ट लिखा हुआ होगा तो उसका डेफिनीशन क्या है, मींस कहां कहां वो लागू होगा। तो अगर आप 366 को देखें एक बार जो है 366 में जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का टर्म का जिक्र है वो कहां लागू होता है, इसको अगर आप एक बार दिखा पाए तो, या वो दिखाई दे रहा है? मैं कोशिश करता हूँ। 366 yes, so these are the definitions. Yes, these are all the definitions. किसका क्या मतलब है, क्या शेड्यूल कास्ट है, क्या ट्राइब है और क्या बैकवर्ड क्लासेस है, तीनों डिफिनेशन इसमें बहुत स्पष्ट है। यस, तो 366 के अगर जो है आप देखेंगे तो जो 24वीं एंट्री है उसमें मीनिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट बताया गया है। शेड्यूल कास्ट मीन्स सच कास्ट, रेस और ट्राइब्स आर पार्ट और ग्रुप विद इन सच कास्ट, रेस और ट्राइब एज are deemed under article 341 to be scheduled caste for the purpose of this constitution। मतलब ये कहा गया कि 341 के तहत जिनका जिक्र हुआ है
वही जो है शेड्यूल कास्ट मानी जाएंगी। ऐसे ही 345 जो है 325 जो है सी जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए बताता है कि 342 के अंदर जिनका जिक्र है वही कास्ट जो है शेड्यूल ट्राइब मानी जाएंगी। बल्कि ओबीसी अलग है, ये भी इसमें बहुत क्लियर है साफ साफ कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज मींस सच बैकवर्ड क्लासेज एज आर सो डीम्ड अंडर आर्टिकल 342A फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब तीनों को अलग अलग चिन्हित बहुत स्पष्ट रूप से संविधान करता है। सुप्रीम कोर्ट और अभी जो लोग कर रहे हैं ये तीनों को मान रहे हैं कि तीनों बैकवर्ड क्लासेज, और तीनों को मिला के अब ये शेड्यूल कास्ट में बैकवर्डनेस ढूंढ रहे हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनस कैटेगरी है और उसका बनने का आधार ही ये नहीं है बैकवर्डनेस। अब यहां देखिए कि 26 जो 366 का 26 पार्ट है वो जो है 26C है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की भी मीनिंग बताता है। ये बताता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मींस such backward classes as are so deemed under article 342 for the purpose of this constitution। सो 342 जो है 26 को यहां पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की जो मीनिंग है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी बताया जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसका मतलब ये होगा कि 342 में ए में जो बैकवर्ड कास्ट डिक्लेयर होंगी वो जो है उनको कंसीडर किया जाएगा। अब अगर आप ये देखिए कि एक बार जो है आप 16A को 16(4) को और इसको दोनों को एक साथ पढ़ा जाए मीनिंग ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस का 16(4) को यहां देखिए कि इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो यहां टर्म यूज हुआ है और इसको आप उसी के साथ जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो टर्म है वो टर्म केवल और केवल अप्लीकेबल होता है जो क्लासेस 341 के तहत डिक्लेयर्ड है। क्योंकि उसकी डेफिनेशन वहां बताई गई है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास हैं socially and educationally backward classes mean such backward classes as are deemed under article 342A for the purpose of this constitution। so ये जो है अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सेपरेट करना होगा तो उसके लिए ये समझिए कि भारत के संविधान में एक संशोधन करना होगा और संशोधन करके ये डालना होगा कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मीन सच बैकवर्ड क्लासेस आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और आगे डालना होगा 341 और 342 के अंदर भी जो डिक्लेयर तब तीनों कैटेगरी बैकवर्ड क्लास बनेगी, तब तीनों बैकवर्ड क्लास बनेगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। नहीं तो ऐसा तो नहीं अरविंद जी, इनको समझ में नहीं आ रहा है मतलब, लेकिन हाँ हो सकता है किसी ने अभी ढंग से बताया नहीं है इनको जो है ये किसी ने बताया नहीं होगा। ये जो है इनको पढ़ाना चाहिए ना फिर ढंग से भाई देखो। हाँ तो अगर लेकिन तो इसमें गलती होती है कई बार लोगों से, लगता है कि उनको आता है लेकिन होता है हो सकता है कि नहीं आता हो। ये संभव है कि वो गफलत में ये कर रहे हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर जो है आप ये कह देंगे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मींस सच क्लासेस विच आर अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ऐड करना चाहती है कि वो कहती है कि 341 के अंदर भी बैकवर्ड क्लासेस माना जाए तो वो एक्चुअली पूरी शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन ही चेंज कर दे रही होगी। yes. तो ये एक डेंजर है। इस वजह से पार्लियामेंट ने हमेशा ये इंश्योर किया कि जब भी अमेंड किया तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स जो है वो आर्टिकल 340 342 उसके तहत जो डिक्लेयर्ड है उन्हीं के लिए ये डेफिनेशन अप्लाई हुई थी। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ये हम लागू करेंगे उसमें भी
मीन्स वो डेफिनेशन को शेड्यूल कास्ट में भी लागू करेंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल प्लेन रीडिंग में कहता है कि जो है आप नहीं लागू कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं हम लागू इसको आर्टिकल 16 के तहत जो हमारी पावर है हम उसको यूज करते हुए करेंगे। तो ये बहुत जो है बहुत क्लियर, बहुत एक बदमाशी किए जाने की कोशिश हो रही है। एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है। सो जजेज का या जो तमाम जो है जजमेंट जजेज ने दिए हैं उन लोगों ने ये उसमें ये कहने की कोशिश किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत आता है, जो कि एक गलत प्रोपोजिशन है। हालांकि इसको बहुत बार सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बोल चुका है इधर उधर से, लेकिन ये गलत है। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 335 के तहत आता है। 335 देखिए ये कहता है द क्लेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services and post in connection with the affair of union or a state। So ये जो है ये इस अनुच्छेद 335 बहुत ही क्लियरली तरीके से बताता है कि जब भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कंसीडरेशन मैंडेटरली कंसीडर किया जाएगा। यहां एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो अनुच्छेद 335 है उसमें लिखा गया शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, जिसका मैंडेटरी करना पड़ेगा, मतलब है कि करेगी, मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। मतलब उसमें सरकार के सामने कोई चारा नहीं, क्योंकि 335 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया। जजेज कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन वो अनुच्छेद 16(4) से आता है। अगर आप अनुच्छेद 16(4) दिखाएं, अनुच्छेद 16(4) में कहीं बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का जिक्र ही नहीं, उसमें लिखा है एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। और इनफैक्ट अनुच्छेद 16(4) जो है भारत के संविधान, इसकी भाषा भी देखिए अरविंद जी, ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 16, shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments of post। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये 16 फॉर मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए संविधान लागू होने के दिन से लागू नहीं हो पाया। ये जाकर मंडल कमीशन आता है, मतलब फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है, फिर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है, फिर जाके मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, फिर उसको वो बीपी सिंह लागू करने की घोषणा करते हैं, फिर इंदिरा साहनी केस आता है, और इसके बाद जाके नरसिम्हा राव सरकार में सीताराम केसरी जब कल्याण मंत्री हैं तब ये लागू होता है। तो को इसलिए भी समझना बहुत जरूरी है कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो संविधान लागू होने के दिन से लागू है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, उसमें आप कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी में क्योंकि इफ एंड बट कर सकते हैं, तो जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तब उसमें भी कहा है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने एक प्रावधान किया है 340, आप उसको लागू नहीं क्यों कर रहे हैं, ये उन्होंने एक कारण बताया अपने इस्तीफे का। तो उसमें क्योंकि एक गुंजाइश थी कि मतलब स्टेट चाहे तो कर सकता है टाइप वाला भाव है 16(4) का, जबकि 335 में है करना ही है आपको, मतलब करना ही पड़ेगा। हाँ यस करना ही पड़ेगा। यस वो 335 है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि अगर जो है अगर कोई राज्य सरकार वैकेंसी निकालती है और बिना शेड्यूल कास्ट को कंसीडर किए हुए वो वैकेंसी निकाल दी जाती है तो 335 का वो उल्लंघन माना जाएगा और उसको लेकर वो कोर्ट जा सकता है या तमाम चीजें वो हो सकती है। ये उनके पास राइट था। अब इसमें एक चीज और अरविंद जी मैं ऐड करना चाहूंगा, आप भी इस पर इसको करेक्ट कीजिएगा कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो राइट्स हैं ये एक्चुअली एक तरह से सेकंड राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, ये सब में से एक जब हुआ कि कौन कौन माइनॉरिटीज हैं, तो इसमें एक लंबी लिस्ट बनी कि भारत में माइनॉरिटीज कौन कौन है, कौन कौन मतलब हैं जो कि मेन स्ट्रीम के बाहर हैं। तो उसमें सिख, मुस्लिम, पारसी, शेड्यूल कास्ट इसमें है। तो उनके राइट्स जो हैं वो इंडिया बनने का जो नेगोशिएशन हुआ है
अलग अलग समुदायों के बीच में अलग अलग समुदायों ने अपने अपने राइट्स सेटल किए हैं, उसमें सेटल हुआ है। ओबीसी का इस समय तक कोई इशू नहीं आया कि ओबीसी को उसमें माइनॉरिटी राइट्स में नहीं शामिल किया गया। माइनॉरिटी का यहाँ पर डेफिनेशन रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है जो अब रूढ़ हो चुका है, तो इनका रिजर्वेशन जो है माइनॉरिटी राइट्स का रिजर्वेशन है, जो कि भारत के बनने की प्रक्रिया का आरक्षण है। ये कोई संविधान ने बाद में दे दिया ये भी नहीं है, इसीलिए संविधान लागू होने के दिन से लागू हो गया, बल्कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो संविधान लागू होने से पहले से लागू था। तो ये इसको समझने की जरूरत है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो है वो सेक्रोसेंट है और बिल्कुल मतलब विवादों से परे जिस आरक्षण को माना गया है वो आरक्षण है। बल्कि ओबीसी के जब आरक्षण देने की बात हुई 16(4) आर्टिकल 16(4) में, आप जरा उसका जिक्र कीजिए कि संविधान सभा में वो कैसे ये विवादित मामला था कि ओबीसी को देना है कि नहीं देना है, ये डिस्प्यूटेड था, शेड्यूल कास्ट का सेटल था। सो देखिए, जो भारत के संविधान जो है वो 2 पार्ट में बना हुआ था। पहले पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ था। जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसमें शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था, जो कि 335 आर्टिकल है और उसकी 341 के तहत शेड्यूल कास्ट की लिस्ट का जिक्र है। ये सब चीजें वहां डिस्कस थी पहले वाले ड्राफ्ट में। राइट। इसका ये मतलब है कि जो पहला ड्राफ्ट संविधान सभा के लोगों ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देंगे, और पहले वाले ड्राफ्ट में जो संविधान का आर्टिकल 16(4) है वो नहीं था। सो अगर जो है वो संविधान का 16(4) नहीं था और पहले ड्राफ्ट केवल जो है 335 और संविधान सभा ने तय किया था शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन भी देंगे, तो वो उनका इंटेंशन किस आर्टिकल के तहत था कि इस आर्टिकल के तहत उनको रिजर्वेशन देंगे। नहीं, ये आप एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पिछले आपका स्पेस में मैंने सुना कि अगर आर्टिकल 16 ऐड नहीं होता सेकंड ड्राफ्ट में, तो तब क्या शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिलता ही नहीं मिलता। ये जो है वो तो लागू आरक्षण है, वो मिलता, क्योंकि वो तो संविधान सभा ने तय किया था। तो ये देखा जाता है भाई कौन सा आर्टिकल है जहां से उनको सरकारी नौकरी। 16(4) is addendum actually, addendum in the second draft. It was not part of the original first draft, not original, but rather first draft. So you have to think these two reservations separately and differently from each other, and you have to deal with two reservations differently. अभी ओबीसी में रिजर्वेशन में बंटवारा होता है, कोई विरोध नहीं करता है ना। रोहिणी कमीशन बनाया सरकार, तो मतलब 11-12 रिजर्व उसको एक्सटेंशन देके बैठी हुई, लोग कह रहे हैं लागू करो, हम सब लोग कह रहे हैं लागू करो, उसको लागू कर नहीं रहे हैं। अब इनको शेड्यूल कास्ट के अंदर खुजली मची हुई है, मतलब दिस इज सो एब्सर्ड एक्चुअली। सॉरी फॉर यूजिंग हिंदी वर्ड। एक्चुअली सेकेंड राउंड में जब संविधान का एक दूसरा ड्राफ्ट हुआ, सारा कमेंट वगैरह रिसीव कर लोगों ने आपत्ति करना शुरू कर दिया था, पिटीशन देना शुरू किया था कि जो है हमको रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड ड्राफ्ट में आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया और पहली बार वहां बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र किया गया कि एनी सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। और जब एनी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लास जोड़ा गया तो वैसी सिचुएशन में मीन्स गवर्नमेंट ने मीन्स उस समय उस पर फिर विवाद शुरू हो गया कि बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या होगा, क्या माना जाएगा। और उसमें बहुत बात है कि उसमें जो है शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स ने तो ये तक कहा, एक और भी रीजन है जिससे ये पता चलता है कि आर्टिकल 16(4) शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं लागू होना था। शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स ने अमेंडमेंट पेश किया था और कहा था कि इसमें लिखा जाना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो उन्होंने ये अमेंडमेंट पेश किया था, मतलब उस समय ये बातचीत चल रही थी कि नहीं जो है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो है वो ये नहीं होंगे। हाँ, वहां थोड़ा सा कुछ मेंबर्स ने ये बात कहा कि नहीं शेड्यूल कास्ट भी बैकवर्ड है, जो कि मीन्स उसमें एक जेनेरिक भाषा जो होती है, आम बोलचाल भाषा में उसको कहने में कोई गुंजाइश हर्ज नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन भी तय हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में किस बड़े ने तो बड़ा लिख दिया कि शेड्यूल्ड का मतलब क्या, शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब क्या, ट्राइब का मतलब क्या, और
SCBC का मतलब क्या, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का मतलब क्या, ये तो बहुत क्लियर कट डेफिनेशन में है। इसको यस डेफिनेशन ये बदल रहे हैं, मतलब भाषा का यस अर्थ ही बदल देना चाह रहे हैं। यही यही मेजर प्रॉब्लम है कि जो है संविधान को पर दो तरीके से खतरा आता है। एक खतरा तो पार्लियामेंट से आता है कि पार्लियामेंट कभी भी जो है अमेंडमेंट करके वो किसी को चीज को इधर उधर करने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ इस पर बहुत बातचीत हुई है सोसाइटी में कि जो है कैसे पार्लियामेंट ने 1942वां संविधान संशोधन करके कितना कितना जो है वो कर दिया, बदल दिया। लेकिन तो जो जुडिशियरी है, फलाना जी संविधान को नष्ट कर देंगे, फलाना जी संविधान खत्म कर देंगे टाइप का बहुत बहुत बात होती है। असली खतरा कहाँ से आ रहा है अब तक, इस पर लोगों की नजर भी कम है। यस, और एक्चुअल खतरा जो होता है वो जुडिशियरी से आता है, क्योंकि वो टर्म्स में मीनिंग फिट करने की कोशिश करता है। वो नए नए मतलब उसके पास इंटरप्रिटेशन करने में वो नए शब्द गढ़ देता है, नए मीनिंग दे देता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ब्रिलियंस देखिए कि उन्होंने आर्टिकल 366 के तहत तमाम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसका मीनिंग उन्होंने मीनिंग डिसाइड करके गए हुए थे कि ये मीनिंग होगा इसका। तो उन्होंने जब कहा कि शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट की मीनिंग जो है वो 341 में मानी जाएगी, जहां जहां अपीयर होगा और पार्ट में। उन्होंने बहुत गुंजाइश छोड़ी नहीं है, गुंजाइश वो छोड़ा नहीं कि जो है जजेज मींस जैसे मन करे वैसे चले जाएं। लेकिन जजेज खेल करते हैं अरविंद जी, जैसे इन्होंने संविधान सभा ने कोई ऐसा नहीं सोचा कि ये क्लॉज जो है ये संशोधन से परे होगा। इनको एक बार केशवानंद भारती में मन करता है कि नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम समय पे बताएंगे, अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है नहीं बताएंगे। जब इनको जो मन में आता है वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। जब कॉलेजियम खत्म करने के लिए सरकार NJSC लाती है तो कहते हैं नहीं, वो जजों को नियुक्त करना जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मतलब ये यहाँ पर भी मेरे ख्याल से इसी तरह का कुछ करने की कोशिश हो रही है। यस, तो इसमें भी यही करने की कोशिश की जा रही। मैं जो चीज ऐड करना चाहता था कि संविधान सभा का जब दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसमें बैकवर्ड क्लासेस डाला गया और उसमें एक चंद्रिका राम जी सांसद थे, संविधान सभा के सदस्य थे। चंद्रिका राय, वो बिहार से थे। हाँ, चंद्रिका राम जिज्ञासु ऐसे पता याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो चंद्रिका जी थे। उन्होंने वहां बैकवर्ड क्लासेस की मीनिंग पूछी गई कि बैकवर्ड क्लास जो आर्टिकल 16 में है वो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास जो है होगा जो अपर कास्ट हिंदूज और लोअर कास्ट हिंदू के बीच में जो बचे हुए हैं वो बैकवर्ड क्लास, मतलब अनटचेबल्स, अपर कास्ट हिंदूज और अनटचेबल्स के बीच की जो कैटेगरी है वो बैकवर्ड होगी। तो पहली चीज तो एक डेफिनेशन वहां से पता चलती है कि ये बैकवर्ड होगी। दूसरी चीज ये थी कि जो है तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज के मेंबर्स ने कहा कि बहुत ढेर सारे जातियां जो है वो हमारे यहाँ भी बैकवर्ड हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जाए। तो इस वजह से ये उसकी डेफिनेशन को थोड़ा वेग छोड़ा गया कि बहुत क्लियरली उसे डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि एक इसका डर जो आज ये चीफ जस्टिस वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डर उस समय अनुसूचित जाति के सदस्यों को था कि ये जो टर्म बैकवर्ड क्लासेस अभी ये यूज करना शुरू कर दिए हैं इसका जो है मिसयूज हो सकता है। उन्होंने इस वजह से उस समय अमेंडमेंट पेश किया था और अमेंडमेंट पेश करके कहा कि जो है बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब उसमें जोड़ा जाना चाहिए आर्टिकल 335 में, 16(4) में। 16(4) में ये जोड़ देते तो तीन अलग अलग कैटेगरी दिखने लगती साफ, तीन अलग अलग कैटेगरी दिखने लगती जो है। बट स्पेकुलेट वो कर रहे थे कि हाँ ये जो है ये होने जा रहा, जो कि जिस आर्गुमेंट को ये लोग अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटा ये इशू है। और बढ़िया अरविंद जी, ये मतलब मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक्सप्लेनर है, लोगों को इसमें समझ में आएगा। और कुछ नहीं करना है, आपको संविधान अपने सामने रखना है और क्लॉज बाय क्लॉज उसकी रीडिंग कर लीजिए, जो भी रिलेटेड क्लॉज हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है कि
किस तरह से शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब ये सब अलग अलग कैटेगरी है, नंबर 1 डेफिनेशन जैसे अरविंद जी ने बताया। दूसरा, तीनों को कैसे पहचाने, कैसे वो कहाँ जाएगा, ये सब भी बहुत डिफाइंड है। और इसके अलावा आरक्षण तीनों का कहाँ कहाँ से आएगा ये भी डिफाइंड है। तो एक तरह से संविधान ने बहुत उलझन की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। अब उलझन पैदा करने की कोशिश हो रही है कि हमने तो एक जजमेंट दिया था, वो हमारा उसको एक पवित्र चीज मान के कि हमारा उस इंदिरा साहनी में हमने ऐसे कहा था और नागराज में ऐसे कहा था और अशोक ठाकुर में ये कहा था, तो ये या चंपकम दुराई राजन में ये कहा था, वो सब तो 16.4 है तो 16.4 से आएगा। ये मतलब अपने डिफिनेशंस को, ये अपने फैसलों को ये संविधान के ऊपर रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत प्रपोजिशन है। एंड दिस विल आई होप दैट दिस विल बूमेरैंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अरविंद जी, कोई फाइनल वर्ड है तो आप बिल्कुल संक्षेप में बताइए, या अगर आप कंक्लूड कर सकते हैं तो। जी इस तरह के मेरा जब फाइनल वर्ड ये है कि इस तरह के इशू पर जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के लोगों को बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है, और खासकर जुडिशियरी को लेकर बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में उसको जो है बहुत ही एक पवित्र जैसा न्याय का मंदिर न्याय का मंदिर और तमाम चीजें, न्याय की लॉर्ड, न्याय की मूर्ति, और कहाँ लॉर्ड खत्म हो गया, मतलब जहां से ब्रिटेन में वहां लॉर्ड है ही नहीं, यही लॉर्ड रह गया। यस वहां सब जो है ये खत्म हो गया, और जो है वो अभी ये वो जारी रखे हुए। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि वो जजेस जो है वो भगवान टाइप के हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने सारे अब तो टूट गया अरविंद जी, ये सब तो टूट गया। मुझे लगता है कि ये टूट रहा है, सब करते कराते तो अब ये सेटल, अब उतना पवित्रता बोध तो अब नहीं है शायद, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क इन्होंने खुद ही कर लिया। अब 4 जज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ये संविधान को खा जाएगा। अभी ये जब 4 सीनियर चीफ जज सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पवित्रता बोध तो इन्होंने खुद ही नष्ट कर लिया है। ऊपर से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप, ये वो भाई भतीजावाद, 80,000 सुप्रीम कोर्ट के में पेंडिंग केस, कहाँ पवित्रता बोध है, मतलब अब तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं महत्वपूर्ण है कि थोड़ा बहुत रहा जो भाव है उसको क्रिटिकल गेज वहां होनी चाहिए। क्रिटिकल गेज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्रिटिकल गेज, क्योंकि जो है बाबा साहब ने कहा भी है ना, जब कॉलेजियम वाली डिबेट है उसमें उन्होंने कहा भी है कि भाई चीफ जस्टिस भी तो आदमी है ना, उसमें सारे फीलिंग्स उसमें हो सकते हैं, सारे फीलिंग्स सारे दुर्गुण उसमें हो सकते हैं, पक्षपात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना वो, तो ऐसा नहीं उसके हाथ में सब कुछ दे दो। यस तो ये शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत आभार, और मुझे लगता है कि लोगों को इसका फायदा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।